मानवाधिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंधे हुए हैं कि अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डरते हैं, क्योंकि महोदय भविष्य में उन्हें कटघरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है। उग्रवाद फैलाने वाले लोग हमारे ही अपने भाई, बुझ जाते हैं चिराग कई बार हालातों के आगे, हर बार दोस्त हवाओं का नहीं होता। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा का तो वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक पदाधिकारीगण, मेरे प्रतिभागी मित्रों, मैं कौशल कुमार अवस्थी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, वक्ता पक्ष। जैसा कि आज का विषय है कि मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए देश में आतंकवाद और उग्रवाद से प्रभावी तरीके से निपटा जा सकता है, मैं पूर्णतः इस कथन से सहमत हूं। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि मानवाधिकार की उत्पत्ति 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की गई। 12 अक्टूबर 1993 को भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। मानवाधिकार का जन्म मानवीय हितों, मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए हुआ था, परंतु कुछ आपराधिक और अराजक तत्वों द्वारा इसे अपना व्यक्तिगत हथियार बना लिया गया। परंतु इसका यह मतलब कदापि नहीं कि मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए आतंकवाद और उग्रवाद पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। आज हमारा देश आतंकवाद और उग्रवाद जैसी जटिल समस्याओं से जूझ रहा है, जिसकी सुरक्षा के लिए देश के कोने कोने में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, परंतु आज तक हमारी देश की सरकारें और सुरक्षा बल इसे पूर्ण रूप से समाप्त करने में असफल साबित हुए हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि इस समस्या का समाधान बंदूक की गोली से नहीं निकाला जा सकता है, और ना ही आंतरिक सुरक्षा और सुरक्षा बलों के मानवाधिकारों को मुद्दा बनाकर मानवाधिकार और इसकी सहयोगी संस्थाओं की अवहेलना की जा सकती है। आज जहां समस्त देश की जनता मानवाधिकार शब्द को केवल और केवल जवानों के हित से जोड़कर परिभाषित कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर इसका दूसरा स्वरूप यह भी है कि कुख्यात आतंकी मसूद अजहर और अजमल कसाब जैसे आतंकियों को आम जनता और सुरक्षा बलों के मानवाधिकार हनन का दोषी मानते हुए कठोर दंड की सजा भी दी गई है। आज हमारे देश में जहां बढ़ता हुआ एक तरफ आतंकवाद और दूसरी तरफ चरमपंथी उग्रवाद का प्रश्न उठता है, तो मैं बताना चाहूंगा महोदय कि दोनों ही मां की कोख से जन्म नहीं लेते हैं, बल्कि हमारे ही समाज के भ्रष्ट लोगों द्वारा पैदा किया वो जहर जो हमारे अपनों का मारने का कार्य कर रहे हैं। आतंकवाद फैलाने वाले लोग कुछ हमारे समाज के अशिक्षित और भटके हुए नौजवान और कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क की साजिशों के बोए हुए बीजों का परिणाम है। उग्रवाद फैलाने वाले लोग हमारे ही अपने भाई, जिनके समाज के साहूकारों ठेकेदारों द्वारा इस कदर लूटा गया, इस प्रकार से शोषण किया गया कि उन्होंने अपने आप को जिंदा रखने के लिए हथियार उठा लिया, परंतु आज उन्हें मारने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य मानवाधिकार और इसकी सहयोगी संस्था द्वारा उन्हें निरंतर मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आज इस समस्या का समाधान उन्हें मारकर नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाए जाने की आवश्यकता है। क्या मजा पा जाओगे अगर मार दोगे जान से और बख्श दोगे जिंदगी तो मर जाएगा एहसान से। मानवाधिकार की रजत जयंती के शुभ अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मानवाधिकार ने पिछले 4 वर्षों में समाज के शोषित और पीड़ित वर्ग की आवाज बन करके जो कार्य किया है वो देश के विकास में मील का पत्थर साबित हुई है, जिसका जीता जागता उदाहरण नॉर्थ ईस्ट का वह इलाका जो आज अल्फा उल्फा से ग्रसित था, आज वहां शांति का वातावरण है। छत्तीसगढ़ का अत्यंत नक्सल प्रभावित इलाका सुकमा में 59, बस्तर में 100 से अधिक और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 87 नक्सलियों द्वारा किया जाने वाला आत्मसमर्पण इस बात का द्योतक है। बुझ जाते हैं चिराग कई बार हालातों के आगे, हर बार दोस्त हवाओं का नहीं होता। आज मुझे महात्मा गांधी का परम आदर्श वाक्य अहिंसा परमो धर्मा इस बात की पुष्टि करता है कि मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए भी देश में आतंकवाद और उग्रवाद को समाप्त किया जा सकता है। वर्ष 1994 में टांडा पोटा के तहत 76,000 गिरफ्तारियां की गई, जिनमें से दोषी पाए गए व्यक्तियों को सजा सुनाई गई और सरकार द्वारा उन्हें सुधरने का भी एक मौका दिया गया। लोगों का कहना है कि धर्म की रक्षा के लिए अगर शस्त्र भी उठाना पड़े तो यह जायज है, मगर यह मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि आज कश्मीर की लहलुहान घाटी भी तुम्हारी इसी भूल का परिणाम है। एक मरा 100 मारोगे, क्या यह रीत बनाओगे? लहू का बदला लहू है, क्या यह गीत बनाओगे? फर्क कहां रह जाएगा मानव और शैतान में? आतंकवादी की छवि दिखेगी हर वर्दीधारी इंसान में। आज मैं कहना चाहूंगा कि मानवाधिकार सुरक्षा बलों के रास्ते में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि अपने आप में एक समाधान है।
वर्ष 1994 के तहत की जाने वाली गिरफ्तारियां और आतंकियों के पूर्वोत्तर के राज्य में किए जाने वाला नक्सलियों का आत्मसमर्पण इस बात को पूर्ण रूप से स्पष्ट करता है कि मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए भी पूर्ण रूप से देश से अग्रवाद और उग्रवाद को समाप्त किया जा सकता है। और अंत में मैं आतंक फैलाने वाले अपने पड़ोसी मुल्क को यह संदेश देना चाहूंगा कि यह शहर है अमीन शाहों का, इन नशीली आंखों में समंदर डूब जाते हैं। ऐ पाक छोटा भाई समझकर माफ कर देता हूं, मेरा नाम हिंदुस्तान है, मुझ में सिकंदर डूब जाते हैं। और इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरां सब व्यस्त हैं खून गरीब का पीने में, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूं, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूं। परम आदरणीय सभापति महोदय, मंचासीन निर्णायक मंडल समिति एवं उपस्थित मेरे प्यारे साथियों, मैं आरक्षी खुशबू चौहान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज सदन की राय से असहमत होते हुए वक्ता विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। महोदय, दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज, पुलवामा, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के शत विशत अधजले शरीर के टुकड़े, रेत के टीलों से ऊपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सनी लाल रंग की सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। उस पर मेरे प्रतिपक्षी महोदय का कहना यह कि मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए देश से उग्रवाद और आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज्यादा मैं कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूं। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी मां अपने बेटे के चिथड़ों को देखकर बोली कि साहब आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, आज इन मानवाधिकारों के कारण इन आतंकियों के बंगलों की आकाओं की नाकफनी हंसती है और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। महोदय, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं। परंतु आज मानवाधिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंधे हुए हैं कि अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डरते हैं, क्योंकि महोदय भविष्य में उन्हें कटघरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है। वो ये जानते हैं कि चाहे एक उग्रवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को ये तय करना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी, लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णय लेना पड़ता है कि चाहे वो किसी निर्दोष को लगे, दोषी को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा, ना ही तिल का ताड़ बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी। और महोदय, मानवाधिकार के तले किसी जवान को दबाकर युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं, एक आत्महत्या है। क्योंकि महोदय, फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं और एक वीर को झंकार दो ये मुमकिन नहीं, जो हाथ बांध दे सेना के ऐसे मानवाधिकार का पालन संभव नहीं। महोदय, आज सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलते हुए भी हमारे देश का जवान इन आतंकवादियों, इन पत्थरबाजों से डरता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो भी 400 मीटर तक जाएगी, और यदि इस बीच वो किसी निर्दोष को लग गई तो महोदय हमें अपनी नौकरी से हाथ तक धोना पड़ सकता है। और महोदय, अपनी नौकरी को बचाने की खातिर एक जवान आज ये सोचता है कि चाहे सांप मरे या ना मरे, परंतु लाठी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोब डाला जा रहा है। अरे हम ही तो बुनियाद है आंतरिक सुरक्षा की, और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है। महोदय, जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए, तो कोई भी मानवाधिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ। परंतु जब जेएनयू विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं, तो सारे मानवाधिकार के ज्ञाता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा
है सीने में गाड़ दो। महोदय, अंत में अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे अफसोस है अपने देश की न्यायिक प्रक्रिया पर, जहां आज भी रात के 12 बजे अजमल कसाब जैसे आतंकी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐसे देश से मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए आतंकवाद और उग्रवाद से कभी नहीं निपटा जा सकता। मानवाधिकार के नाम की दुहाइयां देने वालों, सीमा पर लड़ा नहीं जाता चरखों से शोलों के आगे, रामायण पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे। धरती के घोर कुहासे को एक सूरज ही हर सकता है, क्योंकि एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है।